नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नजरिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि सरकारी नौकरी में जो विज्ञप्ति जारी होती है भर्ती करने के लिए, उन विज्ञप्तियों में जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ऐसे कई प्रकार की कैटेगरी होती है और एक जनरल कैटेगरी होती है। तो बार बार ये प्रश्न उठता है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार, रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट यदि जनरल कैटेगरी से अधिक कट ऑफ मार्क्स लाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में गणना में शामिल किया जाएगा या उसके उस आरक्षित कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी जो है उसी में उसको काउंट किया जाएगा, भले नंबर कितने ही ज्यादा हों। उदाहरण के लिए एक SC कैटेगरी का व्यक्ति, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो प्रश्न यह है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबको टॉप करने वाला वह शेड्यूल्ड कास्ट का उम्मीदवार, क्या शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में जो रिजर्व उनके लिए की गई है, आरक्षित कुछ पदों को किया गया है, उन आरक्षित पदों के विरुद्ध ही उसकी गणना की जाएगी या सामान्य वर्ग में उसको शामिल किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में उसको शामिल किया जाएगा, कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय हुआ है, उसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं और पूरा कंसेप्ट बिल्कुल साफ करने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में दोबारा कभी नासमझी ना हो, कभी कोई गलतफहमी ना रहे। तो मामले को थोड़ा शुरू से देखते हैं कि राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट ने, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने स्वयं के यहां और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिला न्यायालयों में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आदि न्यायिक संस्थानों में न्यायिक सहायक व क्लर्क ग्रेड सेकंड लिपिक द्वितीय श्रेणी की भर्ती के लिए विज्ञप्ति 5 अगस्त 2022 को जारी की। इस विज्ञप्ति के अनुसार 2756 पदों पर भर्ती होनी थी। परीक्षा चयन के लिए 2 चरणों में संपादित की जानी थी। पहला चरण 300 नंबर का, 300 मार्क्स का लिखित परीक्षा के रूप में होना था और द्वितीय चरण कंप्यूटर टाइपिंग का 100 नंबर का, 100 अंकों का होना था। तो यह तय किया गया कि कंप्यूटर टाइपिंग में उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जो लिखित परीक्षा में पास होंगे और जितने पद हैं उनका 5 गुना उसमें टाइपिंग के लिए अनुमति होगी और 300 नंबर की लिखित परीक्षा, 100 नंबर की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा, दोनों को मिला करके कुल 400 अंकों में मेरिट बना करके 2756 पदों पर भर्ती किए जाने का यह प्रावधान था। लिखित परीक्षा मार्च 2023 में संपादित हुई और इसका परिणाम 1 मई 2023 को घोषित किया गया और 5 गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग की 100 अंकों वाली परीक्षा के लिए क्वालिफाई माना गया। ये जो कुल पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पात्र माना गया, उसकी कट ऑफ जारी की गई 300 नंबर की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर। तो कट ऑफ में यह पाया गया कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है उससे अधिक कट ऑफ SC, OBC, MBC, EWS इन कैटेगरी की रही, यानी कि ये आरक्षित श्रेणी सामान्य श्रेणी से अधिक ऊंचे स्थान पर कट ऑफ इनकी रही, यानी कि आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक रही। जो इस प्रकार
रही। सामान्य श्रेणी 196.3451, अनुसूचित जाति श्रेणी 202.4398, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 230.4431, अधिक पिछड़ा वर्ग एमबीसी 203.3569 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 224.5384। इस प्रकार विभिन्न 22 प्रकार की श्रेणियां इसमें थी, जिनकी कट ऑफ मार्क्स सबकी अलग अलग थी। अनेक रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों की कट ऑफ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक रही। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कट ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक रहने के बावजूद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए 5 गुना जो अभ्यर्थी पात्र पाए गए, उनमें इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया गया कि सामान्य श्रेणी से ज्यादा कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की किस प्रकार रह सकती है, और उन्होंने इस बेसिक रूल को, मूल जो सिद्धांत था आरक्षण का, उसको अनदेखा करते हुए, उसको बाईपास करते हुए अपने हिसाब से उन्होंने परिणाम घोषित किया और उसमें अधिक मार्क्स वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी आरक्षित श्रेणी में ही रखा और सामान्य श्रेणी में उनको शामिल नहीं किया। यही वजह रही कि उनकी कट ऑफ अधिक रही और सामान्य श्रेणी की कट ऑफ कम रह गई। जब ऐसी स्थिति सामने आई तो एक उम्मीदवार रजत यादव, इसने 10 मई 2023 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 7564/2023 ये दायर की और दायर करके चुनौती दी कि 1 मई 2023 को जो परिणाम घोषित किया है उसको रद्द किया जाए और सामान्य श्रेणी से अधिक जितने भी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के मार्क्स हैं उन सभी को कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र घोषित किया जाए और कंप्यूटर टाइप टेस्ट में शामिल किया जाए। रिजर्व कैटेगरी के उन सभी उम्मीदवारों को जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से अधिक हैं, कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी से अधिक आए हैं, उन सभी को पात्र माना जाए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने रजत यादव की रिट पिटीशन में जो ग्राउंड लिए गए, जो आधार लिए गए, जो कारण बताए गए, उन सब को सही मानते हुए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के जिनके अधिक कट ऑफ मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से अधिक मार्क्स आए हैं, उन सभी को टाइप टेस्ट में शामिल करने का कहा कि उनको सबको शामिल किया जाए। और ये रिजल्ट जो घोषित किया है ये सही तरीके से रिजर्वेशन का फार्मूला अप्लाई नहीं किया। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जुडिशियल साइड में ये आदेश हुआ, ये न्यायिक आदेश था और इसकी पालना की जानी थी। लेकिन ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रशासनिक साइड से, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी और यह कहा कि 1 मई 2023 को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो सही है, उसको रद्दोबदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के निर्णयों पर भी विचार किया, दोनों पक्षों के तर्कों को, दलीलों को सुना और गहनता से विचार करने के पश्चात कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन सिद्धांतों के आधार पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि वास्तव में रिजर्वेशन का किस प्रकार का फार्मूला है, कब जनरल कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है और किस प्रकार रिजर्वेशन उनका गणना उनकी की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी कोई जनरल किसी वर्ग के लिए
किसी जाति के लिए ये आरक्षित नहीं है, रिजर्व नहीं है, ये अनारक्षित है। जनरल का मतलब अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ओपन, सबके लिए खुली, कोई भी बिना किसी जाति, लिंग आदि के किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर कोई अपनी योग्यता के आधार पर, जिसमें खुली जो श्रेणी है, जनरल श्रेणी है, अनारक्षित श्रेणी है, जिसमें किसी का आरक्षण नहीं है, उसमें हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार आ सकता है। तो उसको खुला रखा गया है। इस जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि जनरल जैसे कोई ब्राह्मण, बनिए, राजपूत आदि जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए ये रिजर्व हो गया 50%, ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी को ये मानने की भूल कभी मत करना कि ये किसी पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए या किसी कास्ट के लिए ये रिजर्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल का मतलब है अनरिजर्व्ड, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, सबके लिए खुली है, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के हर कोई व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क ला करके योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के दम पर उसमें शामिल हो सकता है। और उसको ये कह करके नहीं रोका जा सकता कि आप तो अमुक रिजर्व कैटेगरी के इसलिए उस कैटेगरी में आप जाइए, आपका यहां रिजर्व कैटेगरी वालों का जनरल में क्या काम, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जनरल का मतलब किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वो सबके लिए खुली है, ओपन है, अनरिजर्व्ड है। तो उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई भी आ सकता है। अब कैसे आ सकता है कोई भी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरक्षण का नियम यह है कि जब कोई भी भर्ती होती है, परीक्षा उसमें होती है और उसके आधार पर जब रिजल्ट परिणाम घोषित किया जाता है तो सबसे पहले इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं, आरक्षित वर्ग को एक बार छोड़ दीजिए आप साइड में, सबसे पहले जनरल की जो जितनी सीट हैं, जितने पद हैं, उनकी सूची बनाई जाएगी योग्यता क्रम में, ऊपर से लेकर के घटते क्रम में नीचे की ओर। और उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति हो, सबको उसमें योग्यता के आधार पर एक सूची में शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 100 पोस्ट हैं और 50 जनरल में है, 50 रिजर्व है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले जनरल की जो 50 पद हैं, जनरल की का मतलब खुले 50 पद, खुले का मतलब अनरिजर्व्ड 50 पद, तो उनमें 50 की लिस्ट बनाने में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल और केवल योग्यता के क्रम में उनको ऊपर से लेकर के नीचे घटते क्रम में उन 50 की लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे उदाहरण लिया आपने कि 50 रिजर्व है, 50 जनरल में है, यानी कि 50 अनरिजर्व है और 50 रिजर्व है। तो अनरिजर्व जो पोस्ट है उनको सबसे पहले भरा जाएगा, उनकी सबसे पहले सूची बनाई जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब शेष जो 50 बची है उसमें उन 50 के बाद के जो बच गए हैं उनको उनकी कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी तो ओबीसी की लिस्ट बन गई, एससी एससी की बना दी, एसटी एसटी की बना दी। ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है। हॉरिजेंटल तो फिर उसमें अलग है, जैसे हर कैटेगरी का अलग अलग 30% महिला है या और जो भी है प्रावधान, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले जनरल की बन गई लिस्ट, जनरल के बाद में जो शेष बचे हैं वो आरक्षित पदों की सूची अलग अलग उनके श्रेणीवार, उनकी कैटेगरी वाइज वो बनाई जाएगी। तो जब जनरल की पूरी सीट भरने के बाद, यानी कि उनकी सूची बनाने के बाद, जब बाद में जब रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों की सूची बनेगी तो जनरल से अधिक कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे जाएगी? जैसे मान लीजिए कि 50 पदों के ऊपर आखिरी व्यक्ति 50वें नंबर का व्यक्ति 64% है मार्क्स, तो अब 64 के नीचे जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने रिजर्व कैटेगरी के अनुसार उनमें शामिल होंगे, तो 64 के नीचे आएंगे सारे। रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी से अधिक कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती। और यदि गई है तो बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई किया है, गलत आधार लिया है।
तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कैटेगरी, उसको भरा जाएगा बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर। और उसके बाद जो शेष पद आरक्षित वर्ग के हैं उनको उनके आरक्षण की श्रेणी के अनुसार अलग अलग लिस्ट बना करके किया जाएगा। तो वो जो जनरल में योग्यता में आ गए उनको उन आरक्षित सूची के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एससी की 15 पोस्ट हैं, तो उन 15 पोस्ट में जनरल कैटेगरी के अंदर मान लीजिए एससी के 5 आदमी आ गए योग्यता के आधार पर, तो उन 5 को उन 15 में शामिल करके केवल 10 बनाना है ऐसा नहीं। वो 5 तो जनरल में आ गए, 15 रिजर्वेशन है तो 15 में एससी के अलग से आएंगे और 15 और 5 वो 20 हो जाएंगे। तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई अवैधानिकता नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है, कोई गलत फार्मूला नहीं है। अब एक प्रश्न ये आता है कि भाई ऐसे तो दोहरा फायदा हो गया, एक तो रिजर्वेशन कैटेगरी में और एक फिर ये इधर से जनरल में आ गए तो दोहरा लाभ हो गया। देखिए दोहरा लाभ इसमें बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आप ध्यान से सुने। दोहरा लाभ इसलिए नहीं है कि जिस भी उम्मीदवार ने जो रिजर्व कैटेगरी का है, चाहे एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, किसी का भी हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार है और उसने रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार होने का कोई लाभ प्राप्त किया है। कैसा लाभ? जैसे उम्र में छूट ली है, मान लीजिए कि 40 साल तक दे सकते हैं परीक्षा, तो वो 45 साल तक का उसको फायदा मिला और वो 42 साल का व्यक्ति है, या 33 साल तक दे सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी को 5 साल का फायदा दिया 38 साल तक, और वो मान लीजिए 36 साल का है तो उसने फायदा लिया ना। ऐसा फायदा लेने वाले व्यक्ति को सामान्य श्रेणी में, चाहे वो टॉपरी हो, वहां उसको शामिल नहीं किया जाएगा। समझ गए आप? देखिए जिसने अंकों के आधार पर कोई छूट प्राप्त की है, उम्र में कोई छूट प्राप्त की है, किसी भी प्रकार का लाभ लिया है, तो ऐसा लाभ लेने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक मार्क्स लाने पर भी सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित जो आरक्षण की श्रेणी है उसी में रखा जाएगा। और यदि उसने कोई लाभ नहीं लिया, न उम्र में छूट ली है, न अंकों में छूट ली है, किसी प्रकार का कोई आरक्षण की श्रेणी का होने के कारण कोई लाभ प्राप्त नहीं किया, तो उसके बाद यदि वो योग्यता में अधिक अंक लाता है तो वो सामान्य श्रेणी में आता है, तो सामान्य श्रेणी में, खुली श्रेणी में उसको शामिल किया जाएगा और उसको आरक्षण की श्रेणी में शामिल नहीं माना जाएगा, उसको सामान्य श्रेणी में शामिल माना जाएगा। अब एक प्रश्न और आता है कि साहब आपने ये बताया कि ये कोई लाभ न लिया हो तो माना जाएगा, लाभ ले लिया तो उसमें काउंट नहीं होगा जनरल में। तो ये फीस में छूट लेते हैं। देखिए फीस में छूट लाभ नहीं माना जाएगा। वो तो एक ये तय कर दिया कि भाई ये आदमी इतनी फीस देंगे, ये आदमी इतनी फीस देंगे, ये आदमी इतनी फीस देंगे, जितनी फीस प्रस्तावित की है उतनी फीस तो देगा। जैसे कर दिया कि भाई जनरल का आदमी 500 देगा, एससी एसटी ओबीसी 400 देगा, तो 400 रुपए फीस दी तो उसने 400 ही देगा। वो 405 या 450 या 500 कैसे दे सकता है? फीस तो वो ही देगा। फीस देना कोई छूट प्राप्त करना नहीं है। छूट प्राप्त करने का मतलब है अंकों में छूट प्राप्त करना, उम्र में छूट प्राप्त करना, और किसी प्रकार के जैसे कोई फिजिकल कोई फोर्स की भर्ती है तो उसके अंदर कोई हाइट में, वेट में, चेस्ट में, उसमें कोई छूट प्राप्त करना। इस प्रकार योग्यता में किसी प्रकार की छूट ले ली है, वो क्वालिफाई नहीं है फॉर्म भरने के लिए, और क्वालिफाई इसलिए हुआ क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में वैसी छूट दी गई है, इसलिए उसने उस छूट का लाभ लेते हुए फॉर्म भरा, तो उसको अधिक मार्क्स लाने के बावजूद सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको अपनी आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य श्रेणी में तब रखा जाएगा, उसको तब शामिल किया जाएगा जब उसने अंकों के आधार पर, उम्र के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की योग्यता की कोई छूट न ली हो। योग्यता की छूट, फीस वाला नहीं। फीस तो जो सभी का एक विज्ञप्ति में भी इतनी फीस आपको देनी है तो उतनी देगा वो, उसमें छूट लेने न लेने की बात नहीं है, वो आर्थिक रूप से एक अलग चीज है। लेकिन योग्यता में कोई भी छूट प्राप्त की है, चाहे उम्र की हो चाहे अंकों की हो, वो छूट प्राप्त करने के बाद यदि वो अधिक से अधिक नंबर लाता है तो भी उसको उसकी आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। और यदि उसने कोई भी छूट किसी प्रकार की योग्यता बाबत नहीं ली
और फिर अधिक नंबर आ गए जनरल कैटेगरी में शामिल होने के लिए, तो उसको जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ही माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा, उसी उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया जाएगा और उसको आरक्षित श्रेणी में सीमित नहीं किया जाएगा। तो यह आरक्षण की सीधी सीधी और सही प्रक्रिया है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब राजस्थान हाई कोर्ट की जो अपील हुई उसका फैसला सुनाते हुए इस प्रकार की जो फाइंडिंग दी है, उसी के आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा फैसला था? ये फैसला था सिविल अपील नंबर 14112/2024 राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य बनाम रजत यादव वगैरह, और इसका फैसला हुआ दिनांक 19/12/2025 को। तो मैं आशा करता हूं कि आरक्षण की प्रक्रिया और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार का जनरल कैटेगरी में शामिल होने का फार्मूला, नियम, पद्धति, ये सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।